हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज से हम हिस्ट्री के PYQ की सीरीज को चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के कई वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे। हिस्ट्री में PYQ इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस बिकॉज फर्स्टली हिस्ट्री में फैक्ट्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। सेकेंडली फैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, सभी को याद करना मुश्किल होता है। PYQ हमको हेल्प करता है इन रिपीटेड फैक्ट्स को और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को याद करने में और ये समझने में कि कौन कौन सी एरियाज इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली एरियाज की बात करें तो हिस्ट्री में जो थीम्स होती है या फिर एरियाज होते हैं वो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल अशोकन टाइम पीरियड या फिर बुद्धिज्म जैनिज्म या फिर संगम टाइम पीरियड, ये सब रिपीटेड थीम्स है। ठीक है, तो इन्हीं थीम्स को यदि बार बार रिवाइज करें तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्डली हिस्ट्री का कॉस्ट बेनिफिट लो है या फिर रिलेटिवली लो है कंपेयर टू सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम पास कराते हैं, और हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो यदि आपकी नैया है वो बाउंड्री पे खड़ी हो और डूब रही हो तो उसको पार कराने में मदद करता है। यानी हिस्ट्री आपको ग्रेस मार्क्स दिला सकता है। पिछले कुछ वर्षों में 10 से 15 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री में आ रहे हैं, जिसमें 6 से 7 एंशियंट हिस्ट्री प्लस कल्चर का है, 3 से 4 मेडिवल हिस्ट्री का है एंड 3 से 4 मॉडर्न हिस्ट्री का है। मेडिवल हिस्ट्री में अब वो लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पूछने लग गए हैं, जो थोड़ा कंसर्न वाली बात है। तो हो सकता है कि एंशियंट में भी वो लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछना चालू कर दें। मॉडर्न हिस्ट्री में जो उनका फोकस रहा है वो ज़्यादा रहता है पेरिफेरल हिस्ट्री में। पेरिफेरल हिस्ट्री से मतलब ये है कि एक तो चलती है फ्रीडम स्ट्रगल, जहाँ पे सारे मूवमेंट, आपके स्वदेशी मूवमेंट, आपका NCM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी, नेहरू, बोस, ठीक है, ये सब आते हैं। और एक होती पेरिफेरल हिस्ट्री, जहाँ पे आएगा पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, देन वी हैव यूरोपियन कंपनीज, देन ब्रिटिश या फिर इंग्लिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें सारे वॉर्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग द एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर एंड कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल एटसेट्रा। तो इन PYQ की वीडियोस प्लस हम कुछ लाइव सेशंस करेंगे, जिसमें हम लोग इन्हीं थीम्स को, जो रिपीटेड थीम्स है या फिर हाई यील्ड टॉपिक्स को रिवाइज करके हिस्ट्री में कम से कम टाइम लगा के अपना मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे, स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे बेसिकली। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। आज के जो क्वेश्चंस है वो मेनली लिए गए हैं 2023 प्रीलिम्स से। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग regions was Dhanyakataka, which flourished as a prominent Buddhist center under महासंघिका located। तो यहाँ पे उन्होंने 3 चीजें बोल दी कि धन्यकटिका नाम की लोकेशन कहाँ पर है। सेकेंडली बोली धन्यकटिका एक बुद्धिस्ट सेंटर है, और थर्डली बोल दी कि महासंघिका सेक्ट को बिलोंग करता है। तो यदि याद हो तो महासंघिका जो है वो लेटर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन या फिर महायान सेक्ट को बिलोंग करता है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हीनयान और महायान के अर्लियर वर्जन डेवलप हुए थे, उसमें महासंघिका भी डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे जो उनने ऑप्शंस देके रखा है, आंध्रा, गांधार, कलिंग एंड मगध, उसमें से कलिंग जो है उसको हम कुछ हद तक साइड में रख सकते हैं, क्योंकि कलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट जैन सेंटर विच डेवलप्ड अंडर द कलिंग डायनेस्टी। इसके किंग खारवेल जो खुद जैन थे, जिनकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। तो क्योंकि कलिंग एक इंपॉर्टेंट जैन सेंटर हुआ, तो हो सकता है उसका आंसर ये ना हो, यहाँ पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन डेवलप ना हुआ। तो हम कलिंग को फिलहाल के लिए एलिमिनेट करते हैं। अब 3 जो बचते हैं, आंध्रा, गांधार और मगध, तीनों इंपॉर्टेंट है।
आंध्रा, जहाँ पे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एंड मगध, दिस इज सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। तो तीनों बुद्धिस्ट सेंटर हैं। एंड सेकेंडली, धन्यकट्टा का जो नाम है ये हमको बुद्धिस्ट लोकेशन में पढ़ने को नहीं आता है, ना ही बुद्धा की वो जो 8 इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उसमें पढ़ने को आता है। परंतु ये लोकेशन जो है धन्यकट्टा का, ये एक जगह पढ़ने को जरूर आती है, एंड दैट इज सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी को जब हम ठीक से पढ़ते हैं तो उसका वेस्टर्न कैपिटल जो है दैट इज पैठन या प्रतिष्ठान, एंड जो ईस्टर्न कैपिटल है दैट इज धन्यकट्टा। एंड सातवाहन वो डायनेस्टी है जिसने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट भी किया, कई सारे चैत्य बनवाए, एग्जाम्पल कार्ले, भाजा, कन्हेरी चैत्य, है ना, नागार्जुनकोंडा। ये लोकेशंस जो है सातवाहन ने डेवलप करवाई, एंड सातवाहन इसलिए बुद्धिज्म को प्रोपोगेट भी कर रहा है। तो यदि हम इन ऑप्शंस में देखें, सातवाहन से रिलेटेड सिर्फ एक लोकेशन आती है, दैट इज आंध्र प्रदेश, एंड हेंस इसका आंसर यही है। ठीक है। सेकेंडली, यदि धन्यकट्टा भी ना पढ़ा हो तो सातवाहन यदि ठीक से पढ़ा हो तो उसमें कुछ मिलिटरी कैंप्स होते थे जिनको 2 नाम से बुलाया जाता था, वन इज कटक एंड वन इज सेकंड वाला भूल गया, एस से नाम है, वन इज कटक एंड सेकंड इज स्कंदवरा। स्कंदवरा, हाँ। यहाँ से भी यदि कटक याद रह जाता तो ये कटक पकड़ में आ जाता, जो धन्य कटक है वो पकड़ में आ जाता और हमारा क्वेश्चन बन सकता था इसके थ्रू। एक बार सातवाहन डायनेस्टी को यदि हम देखें, सातवाहन, यहाँ से जो डायनेस्टी है दिस इज अ पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी। ठीक है, ये पाटलिपुत्र, यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी डेवलप हुई। बहुत बड़ा एरिया, लगभग पूरा इंडिया और ईस्टर्न पार्ट भी कवर करते हुए असम तक। आफ्टर दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्य, जब मौर्य विघटित हुए तो नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट में 4 फॉरेन डायनेस्टीज आती है और सेंट्रल एंड डेक्कन में 4 हमारी इंडिजिनस डायनेस्टीज आती है। ये 4 कौन सी है जो फॉरेन डायनेस्टीज हैं? दीज आर इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, शक एंड कुशन, जिसमें कुशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्योर गोल्ड कॉइन्स चलाए और सिल्क रूट को भी कंट्रोल किया। जो इंटरनल 4 डायनेस्टीज है, दोज आर, वन इज शुंग, देन वी हैव कण्व, देन सतवाहन एंड देन वकटक। तो यहाँ पे सातवाहन डेवलप होती है आफ्टर रिप्लेसिंग द कण्व डायनेस्टी। इनका सातवाहन का थोड़ा बहुत हम लोग एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। सातवाहन लगभग टाइम पीरियड याद होना चाहिए। मौर्यन एम्पायर कब डिसइंटीग्रेट हुआ? लगभग 185 बीसी, 185 से 60 बीसी तक रहेगा हमारा शुंग एंड कण्व डायनेस्टी। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी जाएगी। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे एक बड़ा एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए हमको क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है इससे। जहाँ पे भी डिसइंटीग्रेशन होता है, जहाँ पे बहुत हैफेजर्ड चीज़ें हैं, वहाँ से ये लोग क्वेश्चन अभी उठा रहे हैं पिछले कुछ समय में। ठीक है, इनको आंध्रास भी कहा जाता है पुराणों के अंदर। ठीक है, आयतेत्र ब्राह्मण में ये मेंशन्ड है। वेस्ट और ईस्ट कैपिटल्स क्या हुई? पैठन और धन्यकट्टा। एक और इन्फॉर्मेशन, धन्यकट्टा इज ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर, पैठन इज ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। इंपॉर्टेंट, एक इसका फाउंडर इंपॉर्टेंट होता है, फाउंडर से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, तो सिमुक इज द फाउंडर। इंपॉर्टेंट वन इज सतकर्णी प्रथम। हाल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने गाथा सतपति नाम की एक किताब लिखी थी। सेकेंडली, इनके दरबार में एक गुणाद्य नाम के राइटर रहते थे जिन्होंने बृहद कथा लिखी है। गुणाद्य, बृहद कथा, ये जितने लिटरेचर आते हैं इनको अलग से कहीं पे लिख लिया करो ताकि इनको 3-4 बार 5-6 बार पढ़ के याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, इसने एक शाक किंग को हराया था। शाक हमारे गुजरात वाले एरिया में रहते थे,
गुजरात और गुजरात वेस्टर्न एमपी नदन महाराष्ट्र, इस एरिया में शाक रूलर्स रहते थे जिनको हराया था इनने। ये वही शाक है जो 4 फॉरेन डायनेस्टीज में से है, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक एंड कुशन। तो ये शक वाले शक है, ठीक है। देन द इम्पोर्टेंट वन इज यज्ञश्री सतकर्णी, इसने 14 में कॉइन्स चलाए। 14 इज अ मटेरियल जिसका कॉइन्स बनाते थे, वो चलाए। और इसके जो कॉइन्स है उसमें शिप मिलती थी और इसके कॉइन्स भिलसा से मिलते हैं, याद रखना। भिलसा इज विदिशा। लोकेशंस भी वो लोग ऐसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज इनका क्या इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में नासिक, कन्हेरी, कार्ले, नागार्जुनकोंडा, ये सारे इनने स्तूप के सॉरी चैत्य और विहार बनवाए। सेकेंडली जो इनके कॉइन्स हैं, न्यूमिज्मेटिक्स, कॉइन्स को बोलते हैं न्यूमिज्मेटिक्स। और न्यूमिज्मेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, इसलिए कॉइन्स जहाँ पे आ जाए, कॉइन्स को ध्यान जरूर रखना, क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्सेज या तो कम है या फिर डायरेक्टली नहीं लिखे गए हैं, वो मेटाफोरिकल वे में लिखे गए हैं, जहाँ पे कहानियों के थ्रू राजाओं के डायनेस्टीज को बताया है। तो कॉइन्स एज एन सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुप्ता कॉइन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कुशन के कॉइन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड सतवाहन के कॉइन्स इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो कॉइन्स है वो 2 चीज़ों में चलवाई, एंड विच इज़ द पेक्युलरिटी ऑफ दिस डायनेस्टी, और ये पेक्युलरिटी याद रखनी है। फर्स्ट इज लेड कॉइन्स चलवाए, एंड सेकंड इज पॉटिन कॉइन्स चलवाए। पॉटिन कैसे बनता है, कॉपर, टिन और लेड को मिला के, ठीक है। गुप्ता ने मोस्टली गोल्ड कॉइन्स चलवाए एंड सिल्वर कॉइन्स चलवाए। कुशन्स ने मोस्टली गोल्ड कॉइन्स चलवाए। तो कॉइन्स भी थोड़ा बहुत याद रखना है कि किसने कौन से कॉइन्स चलवाए, गोल्ड है, सिल्वर है, कहीं पे पढ़ने में आ जाएगी कॉइन्स कहाँ पे मिले हैं, वो भी यदि याद कर पाओ तो अच्छी बात है। सातवाहन को रिप्लेस करते हैं वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक को रिप्लेस करेगी चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य को रिप्लेस करेगी राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट को रिप्लेस करती है लेटर चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। एंड इसको रिप्लेस करती है होयसाल, है ना, ककातिया, होयसाल एंड यादव। और ये 3 डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत में मिल जाती है अलाउद्दीन खलजी के समय में। तो ऐसी यदि आपको टाइम लाइन याद हो डायनेस्टीज का, या फिर डेक्कन में क्या चल रहा है, डायनेस्टीज कैसे चेंज हुई, तो उससे अभी के समय में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। देन फ्यूडल सिस्टम इनके यहाँ पे था, सातवाहन के यहाँ पे। एंड महाभोज एक टर्म आता है, इसको याद रख सकते हो, महाभोज somebody who is ruling over a certain amount of area, ठीक है। ये यदि याद रख पाओ तो ठीक है। और सेकेंडली दूसरा आता है आहर, तीसरा आता है गौलमिका, ठीक है। एंड ये धन्य कटक या फिर कटक, ये तो क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। महाभोज जो एक एरिया पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे रूल कर रहा है। गौलमिका इज इक्विवेलेंट टू सेनापति। थर्ड इज अहर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। एंड धन्य कटक तो आ ही गया, विच इज मिलिट्री कैंप एंड अ लोकेशन एज वेल। सॉरी, ये धन्य कटक नहीं है, दिस इज जस्ट कटक एंड दिस इज मिलिट्री कैंप, एंड धन्य कटक इज अ लोकेशन, ठीक है। खारवेल किंग जिनकी बात कर रहे थे अभी हम, लोकेशन में वो भी आ गया था, कलिंगा, खारवेल किंग, ठीक है। सो द आंसर बीइंग आंध्रा। Second is, with reference to an ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is a Buddhist origin. ठीक है, stupa was generally a repository of relics, बिल्कुल सही। And stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. ठीक है, तीनों स्टेटमेंट लड्डू स्टेटमेंट है, लड्डू क्वेश्चन है, बस ऑप्शन उन्होंने अजीब से दे दिए थे, 1 only, 2 only, 3 only, ठीक है। Now stupa is Buddhist origin. This statement is wrong. यदि हम बुद्धिस्ट ऐसे समय में जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए तो ये सोचो कि हमने बुद्धिज्म पढ़ते समय कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा है कि नहीं। तो
तो बुद्धिज्म पढ़ते समय कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा एटलीस्ट कि स्तूप बुद्धिस्ट ओरिजिन के होते हैं या फिर बुद्ध के आने के बाद ही स्तूप बनना चालू हुए। स्तूप तो हमारे पहले से चले आ रहे थे, जहाँ पे मेगालिथ कल्चर जो होते थे वहाँ पे भी कुछ माउंट्स बनाते थे। सेकेंडली कई जगह पे जो राजन होते थे उनको भी माउंट में दफन किया जाता था, उनकी राख को। ऐसे ही कुछ मॉन्क्स को भी दफन किया जाता था पहले। तो स्तूप इज नॉट अ बुद्धिस्ट ओरिजिन। इवन यदि आपने ठीक से पढ़ा हो तो स्तूप कम्स फ्रॉम अ वर्ड थुप। थुप मतलब थप्पी, मतलब ऐसा कुछ छोटा सा माउंट। ठीक है, तो इसमें बुद्ध के एक कहानी आती है जिसमें आनंद जो बुद्ध के डिसाइपल है वो बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध आनंद को बताते हैं कि जब मैं चले जाऊंगा तो मेरी राख जो है वो एक थुप्पी के नीचे बना के रख देना, जैसे कि चक्रवर्ती राजन को दफनाया जाता है। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या कहा कि मेरी राख को एक थुप्पी के नीचे मतलब माउंट के नीचे दफना देना, जैसे कि एक चक्रवर्ती राजन को दफनाया जाता है। और चक्रवर्ती राजन का कंसेप्ट पहले से चला आ रहा है। ठीक है, इसका ओरिजिन हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, पर क्योंकि बुद्ध ने तो बोला है चक्रवर्ती राजन, इसलिए वो पहले से तो एटलीस्ट है। इससे क्या सिग्निफाई होता है कि दफनाने की प्रथा पहले से चल रही है, और सेकेंडली बुद्ध क्षत्रिय थे क्योंकि उनको एक राजा की तरह, चक्रवर्ती राजा की तरह दफनाना था। ठीक है, नाउ स्तूप इज, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। सेकंड स्टेटमेंट, रेलिक्स को इसमें रखा जाता है, तो बिल्कुल सही। जो हर्मिका होती है स्तूप में, आगे हम लोग देखेंगे अभी स्तूप का स्ट्रक्चर, उसमें बताता हूँ। एंड थर्ड इज इट इज अ कमरेटिव स्ट्रक्चर, यानी किसी और चीज को सिग्निफाई करते हुए एक स्ट्रक्चर है। तो ये सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर वुड बी ओनली 2। अब ऐसे क्वेश्चन में ये जो इन्होंने नया ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 दिया है, उसके कारण हम लोग खुद ही को डाउट करने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी देंगे और या फिर कई गलत भी करके आ जाएंगे। अब थोड़ा चैलेंज बढ़ चुका है, पर वी हैव टू डील विद इट। एलिमिनेशन रिलेटिवली कम हो गया है इससे। नाउ दिस इज द स्तूप का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, स्क्वायर बेस का स्ट्रक्चर, जहाँ पे आसपास बाउंड्री बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर स्तूप बैठता है, उसके ऊपर ये हर्मिका होती है और ये छतरी होती है। इसको अंडा कहा जाता है, अंड या अंडा कहा जाता है। ये कुछ तोरण होते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो बाहरी सराउंडिंग है आसपास की, ये एक क्या बोलेंगे, बाउंड्री बनाती है, और इसमें 4 तोरण को बैठाया जाता है। तोरण गेट्स जहां से एंट्री मिलती है। इस बाउंड्री वॉल पे जातक स्टोरी लिखी जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली कोई इंस्क्रिप्शन यदि लिखना हो कि किसने कितना ध्यान दिया, वो लिखा जाता है। सिमिलरली तोरण पे भी कुछ कार्विंग रहेगी। अब ये तोरण 4 होते हैं, 4 तोरण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये बुद्ध के 4 लाइफ इवेंट्स को सिग्निफाई करता है। ईस्ट में बर्थ, साउथ में इट इज एनलाइटनमेंट, वेस्ट में फर्स्ट सरमन, एंड नॉर्थ में महापरिनिर्वाण, मतलब बुद्ध की डेथ। ये सिग्निफिकेशन रहता है इन 4 तोरण का। ठीक है, ईस्ट में बर्थ, साउथ में एनलाइटनमेंट या फिर निर्वाण, वेस्ट में जो पहला सरमन है, धर्म चक्र परिवर्तन जिसको बोलते हैं, एंड नॉर्थ में वे है द महापरिनिर्वाण, जब बुद्ध इस धरती को छोड़ते हैं। ये 4 सिग्निफिकेंस रहते हैं इन तोरण के। इसके ऊपर यदि आए तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ये भी स्क्वायर स्ट्रक्चर रहता है। इसको बोलते हैं वेदी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा, तो इसको बोलते हैं वेदिका या फिर वेदी। इसको याद रखने का तरीका कि ये वॉल है, यहाँ पे भी कुछ स्कल्पचरिंग रहती है, और ऐसे कुछ इमेजिन कर लो कि इस पे वेद लिखे हुए हैं, तो उससे वेदी याद आ जाएगा। उसके ऊपर रहता है अंडा। ठीक है, अंडा जो है वो सिग्निफाई करता है शून्यता को। ठीक है, मतलब एवरीथिंग बिलोंग्स टू जीरो, देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना। और ये शून्यता की थ्योरी जो है दैट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू जो हमारी शंकराचार्य की वेदांतिक स्टोरी है, शंकरा
आचार्य की वेदांत की जो थ्योरी है समवट उसके इक्विवेलेंट है। अंडा, ठीक है, तो शून्यता को अंडा डिफाइन करता है। देन उसके ऊपर आते तो हर्मिका। हर्मिका जो छतरी रहती है उसके आसपास की लोकेशन को बोलते हैं, और हर्मिका इज द मोस्ट सीक्रेट प्लेस इन अ स्तूप। हर्मिका के यहाँ पे, इस लोकेशन पे बुद्ध के रेलिक्स रखे जाते हैं, या फिर बुद्ध की बिलोंगिंग्स, या फिर किसी और मॉन्क्स की बिलोंगिंग्स। ठीक है, उसके ऊपर आती है छतरी। ये छतरी सिग्निफाई करती है बुद्ध के 3 एलिमेंट्स को बुद्धिज्म के, दैट इज बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, धम्म और संघ, तो ये 3 एलिमेंट्स को ये 3 छतरी डिफाइन करती है। फिर ये बीच में यस्ती आती है। यस्ती मतलब छतरी के बीच में जो स्पाइन है उसको यस्ती बोलते हैं, एंड दिस सिग्निफाइज द एक्सेस ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये जो रिलिक्स है बुद्ध की जो अस्थियां थी उसको बेसिकली 8 जगहों पर डिवाइड करके रख दिया गया था। हम अभी तक मोस्टली 2 ही खोज पाए हैं, एंड लेटर ऑन इनको डिवाइड कर दिया था जो अशोक थे उनने 84,000 स्तूप में। ऐसा बोला जाता है कि 84,000 में इन सब की अस्थियां निकाल के अशोक ने अलग अलग जगह पे रख दी थी। ऑल्दो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन के लिए ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे नीचे ये जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल कुछ नहीं बोलते हैं, बाउंड्री वॉल इन पे जातक स्टोरी लिखी जाती है। इनमें 4 तोरण होते हैं। 4 तोरण बुद्ध के 4 लाइफ के इवेंट्स को सिग्निफाई करते हैं। उसके ऊपर वेदिका आती है, उसके ऊपर अंडा आता है। अंडा शून्यता को सिग्निफाई करता है। शून्यता मतलब जीरोनेस, जीरो जीरो होता है ना अपना, जीरोनेस, एवरीथिंग इज शून्य। उसके ऊपर हर्मिका आती है जहाँ पे बुद्ध के रिलिक्स रखे जाते हैं या बिलोंगिंग्स। उसके ऊपर छतरी आती है जो बुद्ध, संघ और धम्म को सिग्निफाई करती है, और यस्ती वर्ल्ड के एक्सेस को सिग्निफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू साउथ इंडिया, कोडकई, पुम्पुहार एंड मुचिरी, व्हाट आर दीज थिंग्स? तो ये संगम टाइम पीरियड अभी तक हमने देखा, या तो बुद्ध से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन, या फिर ये साउथ इंडिया संगम से आ गया, तो थीम वही रहती है इन लोगों की। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यदि हम लोग डायरेक्टली जाए संगम टाइम पीरियड में, संगम टाइम पीरियड में ये 3 का लिखा है, पुहार, मुसरिस और कोडकई। दीज आर पोर्ट लोकेशन ऑफ संगम डायनेस्टीज। ठीक है, संगम कौन सी? जो लगभग जब ऊपर नॉर्थ में मौर्यन टाइम पीरियड है, तभी नीचे साउथ में 3 डायनेस्टीज डेवलप हो रही है, दैट इज चेर, चोल एंड पांड्या। चोल तंजौर के आसपास, पांड्या कांचीपुरम, एंड चेर केरला वाले एरिया में। ठीक है, इनका ये टेबल जो है रट्टा मार लेना। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इनका कैपिटल क्या रहते हैं? तो ये पुहर इज द लोकेशन, जिसको पुम्पुहार लिखा है उनने। ठीक है, देन करयूर इज द कैपिटल ऑफ चेर, एंड मदुरई एंड कोडकई आर द कैपिटल्स ऑफ पांड्यास। ना यदि संगम देखे जाए तो संगम टाइम पीरियड में कुछ काउंसिल्स हुई थी, ये भी याद रखने की जरूरत पड़ती है। मदुरई, कपटपुरम एंड मदुरई, 3 काउंसिल्स हुई। पहली मदुरई, सेकंड कपटपुरम एंड थर्ड इज मदुरई। फर्स्ट में चेयर वॉज अगस्त्य, सेकंड में फर्स्टली अगस्त्य एंड देन टोल कपियर, एंड थर्ड में दिस इज नैदार आई थिंक। ये थर्ड वाले का मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। तो ये संगम काउंसिल्स हुई थी जो लगभग 9999 साल तक चली, और इसमें कुछ टेक्स्ट को कंपाइल किया गया। ठीक है, देन संगम में कुछ वर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अवई। अवई इज बेसिकली दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो पूरे कोर्ट में जितने भी लोग हैं, मिनिस्टर्स, हाई नोबल्स एटसेट्रा, उन सबको मिला के अवई बोला जाता था। ठीक है, देन एक पंच महासभा होती है विच इज बेसिकली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें 5 मेजर मिनिस्टर्स आते हैं, दैट इज अमेचर, दैट इज मिनिस्टर, या फिर प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो उसको। देन वी हैव पुरोहित या फिर अंतनर, सेनापति, दैट इज द आर्मी जनरल, देन वी हैव दूथर एंड ओरर। ये 5 इनके मेन मिनिस्टर्स है। पंच महासभा इस पूरी काउंसिल को बोलते हैं। दिस इज संगम पॉलिटी, एंड संगम सोसाइटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
क्योंकि इसके सोसाइटी के 2 डिवीजन मिलते हैं संगम सोसाइटी के। एक डिवीजन रहेगा बेस्ड ऑन लैंड एंड वन डिवीजन रहेगा बेस्ड ऑन हायरार्की। लैंड पे जो डिवीजन होगा दैट वुड बी कुरुंजी, मुलई, मरुथम, नेतल एंड पलई। ठीक है, कुरुंजी इट इज द हिल एरिया। इसको याद करने के लिए यदि आप सोचे कि काम कर करके भी ऊपर ना चढ़ पा रहा है तो कुरुंजी है ना, काम कर करके भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है तो ऊपर चढ़ना इज हिल। तो ऐसा कुछ यदि आप बना सके बेटर रहता है। कुरुंजी, मुलई, मुलई इज बेसिकली पेस्टोरल्स, देन मरुथम, मरुथम इज हमारे एग्रीकल्चर, नेतल, नेतल इज कोस्टल पीपल एंड पलई, पलई चोर चकारी वाले, रॉबरी। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन लैंड, कुरुंजी, मुलई, मरुथम, नेतल एंड पलई। सिमिलरली हायरार्की के बेस्ड पे याद रखना AAVV, this is somewhat equal to our Varna system in North India. A, Arasar, Antanar, Vaniyar and Veller. Each are based on hierarchy. Arasar is king, Rajput. Antanar is Purohit. Vaniyar, Vanigar is trade and commerce and Veller is farmers. ठीक है, ये 2 चीजें इनमें याद रखनी पड़ती है। और तीसरी चीज जो है दैट इज द लिटरेचर। लिटरेचर में पहला ही लिटरेचर आएगा बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर दैट इज कूरल और मुप्पल रिटन बाय तिरुवल्लुर, एंड सेकंड इज Tamil epics, those are Silapathikaram by A. Lango Adigal, then Mallimekalai, Chivak Chintamani and Bharatam. So these are the important literature of Sangam time period. Moving on to third question. Answer क्या है? हाँ, कोडकई, पुम्पुहार and Muchris, these are port cities. यहाँ देखा था ना हमने, port cities. These are port cities. And which one of the following explains the practice of Vattakirutal during Sangam time period? वापस से संगम से सेकंड क्वेश्चन इन द सेम ईयर। ये वाला क्वेश्चन रिलेटिवली काफी मुश्किल था। अब संगम से ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये जरूर सोचना कि संगम टाइम पीरियड पे सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी। ठीक है, उसके हिसाब से फर्स्टली ऑप्शन देता है ये किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड्स। ठीक है, तब विमेन बॉडीगार्ड होने के लिए द पोजीशन ऑफ वुमेन शुड बी बेटर, जो संगम पीरियड में नहीं थी, दैट यूज्ड टू फॉलो अ ब्राह्मणिकल सिस्टम, रिलेटिवली ब्राह्मणिकल सिस्टम एज इन नॉर्थ इंडिया। तो वहां पे चांसेस कम है कि वुमेन की पोजीशन अच्छी हो। Secondly, learned person assembling in royal courts discussing religious and philosophical matters, ये हो सकता है। Young girls keeping watch over agriculture field, driving away the birds, ऐसा कुछ पढ़ने में आता नहीं है। ठीक है, and fourth thing, king defeated in the battle committing ritual suicide by starving himself, ये भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को कुछ हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आए ये वट्टाकिरुतल जो टर्म है ये शायद उपेंद्र सिंह की किताब में देख रखा है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा इधर उधर। और उपेंद्र सिंह इस 1500 पेजेस की किताब, वो पढ़ना कॉस्ट बेनिफिट खराब होगा। यहाँ पे 50-50 पहुंच सकते हैं, उसके बाद भगवान भरोसे हो जाते हैं। आंसर था इसका आई थिंक डी, ना, किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग सुसाइड। वो तो ऐसे क्वेश्चन या तो छोड़ दो या फिर यदि एलिमिनेट कर पाओ तो कुछ चांस बनता है और फिर गेम खेल सकते हो 50-50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसाला, गढ़वाल, ककातिया एंड यादव। ये ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत आ रहे हैं। ऊपर एक क्वेश्चन देखा था सातवाहन से, जहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ एम्पायर, वहाँ की सातवाहन डायनेस्टी है। ये वापस से एम्पायर्स डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो काफी सारे राष्ट्रकूट डिसइंटीग्रेट हुए, लेटर चालुक्य डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये डायनेस्टीज आई है ना। इसमें मेनली होयसाला, ककातिया एंड यादव। तो जहां पे डिसइंटीग्रेशन या फिर बहुत सारी डायनेस्टीज दिख रही है, क्राइसिस का टाइम पीरियड दिख रहा है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड इन द किंगडम ऑफ 8th century AD। क्वेश्चन बहुत आसान था ये वाला।
और लड्डू आसान बिल्कुल। यदि हम देखें तो यहाँ पे वाकाटक थे, वाकाटक को रिप्लेस करके हमारे चालुक्य आते हैं, चालुक्य को रिप्लेस करके राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट को रिप्लेस करके हमारे लेटर चालुक्य आते हैं। और इसको ये जब डिसइंटीग्रेट होता है तो हमारे होयसाला, ककातिया और यादव डायनेस्टी आती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली थोड़ा बहुत टाइम पीरियड याद हो तो सेकेंड से 5th सेंचुरी वाकाटक चले, 5th से 7th 8th सेंचुरी लगभग 8th सेंचुरी चालुक्य चले, राष्ट्रकूट फ्रॉम अराउंड 750 टू 973 एडी, मतलब हुआ 8th to 10th सेंचुरी ये चले। एंड देन लेटर चालुक्य 100 साल तो चले गए बेचारे, जितना भी चलाओ मेरे को याद नहीं है लेटर चालुक्य का। तो हम लोग 8th सेंचुरी तो पार कर चुके हैं, कब के 8th सेंचुरी मतलब 700 एडी, वो तो पार कर चुके हैं। तो ये 3 तो हट गए, ठीक है, होयसाल, ककातिया, यादव। बचता है गढ़वाल। अब गढ़वाल में ऐसा है, जो राजपूत है, गढ़वाल इज वन ऑफ द राजपूत डायनेस्टी। राजपूत्स डेवलप हुए पोस्ट दी गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट टाइम पीरियड। इनका टाइम पीरियड भी लगभग मानो तो 750 से 1000 एडी दोनों का अंदाजन टाइम पीरियड। और इन्हीं के समय में थोड़े बहुत राजपूत डेवलप होना चालू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल तोमर्स जो है, हमको उनकी हिस्ट्री 700 एडी से देखने को मिल जाती है, 750 एडी से, 712 710 एडी से। पर मेजोरिटी राजपूत जो है वो लेटर ऑन डेवलप हुए, एटलीस्ट इन 9th सेंचुरी। गढ़वाल जो है, यदि राजपूत पढ़ोगे तो उसमें लगभग ये 1100 एडी के आसपास डेवलप हुआ था। कुछ हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आंसर है नन ऑफ द अबव। गढ़वाल, दिस इज गढ़वाल। लगभग 1100 एडी के आसपास ये डायनेस्टी आ रही है, ठीक है, राजपूत डायनेस्टी। सिमिलरली होयसाल, होयसाल डायनेस्टी जो है दैट इज अराउंड 1100 एडी, लगभग 1200 एडी यादव। एंड सिमिलरली वो भी होगा ककातिया, लगभग 1100 एडी। ऐसी डायनेस्टी जो होती है उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनका एस्टैब्लिशर। ककातिया को पोलराज ने किया, यादव को बिल्लम 5 ने एस्टैब्लिश किया, एंड होयसाल को विट्टिकदेव या विष्णुवर्धन ने एस्टैब्लिश किया। ये चीज़ें हमको एटलीस्ट जो फाउंडर है, वो फाउंडर को पूछ रहे हैं, नन्नू को पूछ लिया उनने, चंदेल डायनेस्टी का फाउंडर, तो फाउंडर तो वो पूछ रहे हैं अभी। तो ये हमको एटलीस्ट फाउंडर्स याद होना चाहिए, भले ही डायनेस्टी के बारे में पता नहीं हो, फाउंडर और ईयर कौन सा उसका वो याद होना चाहिए। तो दिस वाज अ लड्डू क्वेश्चन। यदि आप डायनेस्टीज के बारे में जानते हो, आंसर इज नन ऑफ द अबव। देन विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, लिटरेरी वर्क्स एंड ऑथर। तो ये लिटरेचर के ऊपर है। लिटरेचर दो प्रकार के आ रहे हैं, एक तो जैन एंड बुद्ध लिटरेचर भी आ रहा है, मेनली यहीं से आते हैं, और दूसरा नॉर्मल लिटरेचर भी आ रहा है। जैन बुद्ध कहाँ से पूछे गए वो हमको नहीं पता, ठीक है, वो अजीब अजीब से उठा के लाते जैन बुद्ध के लिटरेचर, और ढूंढने जाओगे तो क्योंकि वो पाली प्राकृत से लैंग्वेज में रहते हैं, उनके नाम तो याद नहीं रहते हैं। उसका भी याद करने का कुछ तरीका है, थोड़ा बहुत हम लोग पहुंच सकते हैं उसके आसपास, पर रिलेटिवली मुश्किल रहता है। बाकी लिटरेचर आपको याद करने पड़ेंगे, लिटरेचर की एक फाइल है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो याद तो करने पड़ेंगे। पहला पूछ रहा है देवी चंद्रगुप्त बाय बिल्लण, सो दिस इज रॉन्ग। देवी चंद्रगुप्त वाज रिटन बाय विशाख दत्त, ठीक है, ड्यूरिंग गुप्तम टाइम पीरियड। देन वी हैव हम्मीर महाकाव्य बाय न्यायचंद सूरी, दिस इज करेक्ट, okay? हम्मीर महाकाव्य इज ऑल्सो ए राजपूत के लिए जो हमारे पास सोर्स टेक्स्ट है उसमें से एक टेक्स्ट आता है। मिलिंद पन्हो सबको याद होगा, नागार्जुना, ठीक है। नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी, ये वाला रिलेटिवली कठिन था याद रखना, क्योंकि ये वाला टेक्स्ट मिलता नहीं है। जैसे हम देखें नोट्स में देवी चंद्रगुप्त, ठीक है, वो विशाख दत्त ने लिखा था, दिस इज वेरी इजी। न्यायचंद्र सूरी, हम्मीर महाकाव्य, ठीक है,
So this is a Rajput text, Amir Mahakavya by Raychandra Suri. Okay. Origin of Rajput. Okay. Similarly, हमारे पास नीति वाक्य मित्र जो है सोमदेव ये लिखी है, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है। ये नीतिसार नीति वाक्य मित्र, ठीक है, सोमदेव सूरी। Similarly, नीतिसार was written by Kamandak. This is very important text. गुप्ता की जो गुप्ता टाइम पीरियड की पॉलिटी जितनी है वो इस टेक्स्ट से मिलती है। अर्थशास्त्र मॉडर्न टाइम की पॉलिटी एंड गवर्नेंस अर्थशास्त्र से मिलती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो याद रखने पड़ेंगे। आंसर ये एक गलत, दूसरा ये सही, तीसरा तो लड्डू है, चौथा सही। तो ओनली 3 वुड बी द आंसर। ओनली 3 आंसर बी लगा के रखा है मैंने। सोमदेव सूरी ठीक है, गलत है, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, लड्डू पे लड्डू क्वेश्चन। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट also of rocks, running water, many other natural objects not looked upon on as living by the religious sect। मतलब बोल रहा है कि सोल सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स तक ही सीमित नहीं, बाकी सभी चीज़ों में सोल होती है। तो ऐसा एक ही ने बोला है, दैट इज महावीर। ये जो फिलोसॉफी पढ़ते हैं उसमें हमको मिल जाता है। जैन की मेजर फिलोसॉफी कौन सी है? इट इज प्लूरलिज्म। इसके 2 पार्ट है, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। ये पता होना चाहिए, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। स्यादवाद से निकलता है उनका सप्तभंगी मार्ग, सप्तभंगी मार्ग या फिर थ्योरी ऑफ सप्तभंगी, है ना। अनेकांतवाद में जैन बोलते हैं कि हर चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, सबको समझना मुश्किल है। सिमिलरली स्यादवाद में वो बोलते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको भी समझना मुश्किल है, क्योंकि उसके भी कई सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो ये जो थ्योरीज होती है, सिमिलरली बुद्धिस्ट में थ्योरी आती है हमारी क्षणिकवाद की, प्रत्यक्ष समुद्र पद की। तो ये हमको पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जांपल अशरव करके टर्म आता है, इसका मतलब होता है कि आपकी तरफ कर्म का मूव होना और आपसे अटैच होना, तो अशरफ बोलते हैं उसको। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमको फिलोसॉफी में हम लोग देख लेंगे लाइव लेक्चर्स में। अगला आंसर इज जैनिज्म बी। हाँ, ये वाला भी लड्डू क्वेश्चन दिया था हमने 2023 में। विजयनगर एम्पायर, है ना, वो अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर। एंड इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है देवराय वन। इसका कुछ भी आगे पीछे नहीं है, ये याद होना चाहिए। देवराय, देवराय द्वितीय, इज देवराय वन। संगम, ये रहा, ठीक है। देवराय इरिगेशन वर्क, डैम अक्रॉस तुंगभद्रा डायरेक्टली, बहुत सारी कैनाल्स बनवाई डायरेक्टली। जो विजयनगर एम्पायर है, दिस बिलोंग्स टू विजयनगर एम्पायर। इनके भी 4 डायनेस्टी थी, संगम, सलुआ, तलुआ और अरावली। 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, वन इज देवराय वन, वन इज देवराय टू एंड थर्ड वन इज कृष्ण देवराय। देवराय वन एंड देवराय टू बिलोंग टू संगम एंड कृष्ण देवराय बिलोंगिंग टू तलुआ डायनेस्टी। संगम, सलुआ, हाँ तलुआ डायनेस्टी, ठीक है। इनमें जो ट्रेवलर्स है, दोज आर इंपॉर्टेंट, निकोलो पोंतियन निकितिन। और सिमिलरली दूसरे ट्रेवलर्स भी आते हैं अलग अलग टाइम पे, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी हम लोग देख लेंगे। विजयनगर इज एन इंपॉर्टेंट रिपीटिंग थीम, ये उन थीम्स में आती है जो बार बार रिपीट होती है। विजयनगर आर्किटेक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे लाइव लेक्चर्स में। अगला क्वेश्चन, ये अर्ली मेडिवल हिस्ट्री से, ठीक है, पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज। सीधा सीधा आंसर है इसका बहादुर शाह। बहादुर शाह
इज द रूलर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? गुजरात सल्तनत। आफ्टर द फॉल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक या फिर तुगलक डायनेस्टी एंड लेटर ऑन फिरोज शाह तुगलक, काफ़ी सारी डायनेस्टीज डिसइंटीग्रेट हुई थी। टाइम पीरियड वापस डिसइंटीग्रेशन का वहाँ से, हालांकि वहाँ से नहीं है, उसके बाद का क्वेश्चन है, पर डायनेस्टी वो है। तो उसमें एक गुजरात सल्तनत एस्टैब्लिश होती है बाय मुजफ्फर शाह। ये जो डायनेस्टी है दैट वाज आल्सो ए इरिटेंट फॉर बाबर, लेटर ऑन हुमायूं एंड बाद में अकबर। अकबर इस डायनेस्टी को अपने अंडर संभाल लेता है, इवेंचुअली कंकर कर लेता है लगभग 1572 में, और बुलंद दरवाजा बनाता है। उन्हीं में से एक हुए बहादुर शाह, जो हुमायूं के समय काल में थे, और हुमायूं के अगेंस्ट ही वॉज कंटिन्यूसली प्लानिंग और हुमायूं के अगेंस्ट फाइट करता है। तो इस चक्कर में ही टेक्स हेल्प ऑफ पोर्चुगीज, और पोर्चुगीज को बोलता है कि मैं दीव वाला एरिया और सलसीट वाला एरिया आपको दे दूंगा, एंड लेटर ऑन पोर्चुगीज को मना कर देता है। एंड बाद में इन वन ऑफ द टसल पोर्चुगीज इसको लगभग 1539 में निपटा देते हैं। दिस इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ बहादुर शाह। ये जो पूछा है पोर्चुगीज, बेसिकली ये अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है? पोर्चुगीज बहादुर शाह स्टोरी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नूनो द कुना, बहादुर शाह टेक्स हेल्प फ्रॉम पोर्चुगीज अगेंस्ट हुमायूं एंड सेज कि बसीन और दीव आपको दे देंगे। बाद में ही वॉज लेटर ऑन किल्ड अराउंड 1537। ये जो ट्रेवलर्स क्या यूरोपियन कंपनीज है, ये भी रिलेटिवली इंपॉर्टेंट हो जाती है अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री से। ये लोग जो मैंने कहा था पेरिफेरल हिस्ट्री में आता है, पेरिफेरल हिस्ट्री में, तो ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डायरेक्ट आंसर था, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था ये भी। ओके, आंसर मोहम्मद शाह में लगा कर रखा है, आंसर बहादुर शाह ही है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग पेयर्स साइट वेल नोन फॉर। जो साइट और किसके लिए जाना जाता है? फर्स्ट इज बेसनगर, सेकंड भाजा एंड थर्ड इज सीतनवसर। ठीक है, ये साइट्स हम लोग देख लेंगे, काफ़ी सारी साइट हम लोगों ने डेवलप कर दी है आपके लिए। वो साइट्स ऐसे कैसे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, उनको 4-5 बार रीड करना रहेगा, तो उससे याद हो जाएगा एटलीस्ट कि कौन सी साइट का पुराना नाम क्या था, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कौन सी साइट किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसनगर इज बेसिकली विदिशा। ठीक है, इसको भिलसा भी कहा जाता है, ये भी भिलसा भिलसा भी आ चुका है, कोई सी 2022 में आया था या फिर 2021 में आया था भिलसा नाम से। देन इसको दशार्ण भी कहा जाता है इन महाभारत। ठीक है, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट फॉर? इट इज इम्पोर्टेंट वैष्णव एरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रखा है? शेवाइट। भिलसा वो एरिया है जहाँ पे ड्यूरिंग शुंग डायनेस्टी के एक भागभद्र थे, भागभद्र, उनके टाइम पे एक ग्रीक एम्बेसडर आता है हेलियोडोरस नाम का, जो यहाँ पे एक गरुड़ स्तंभ बनवाता है, मतलब गरुड़ पिलर। गरुड़ मतलब विष्णु, एंड हेलियोडोरस वाज कन्वर्टेड टू वैष्णविज्म, सो दिस इज अ वैष्णव साइट। ठीक है, ये गलत है। दूसरा भाजा बुद्धिस्ट के, तो कार्ले भाजा, बेडसे, कन्हेरी, कार्ले, ये सब महाराष्ट्र वाले एरिया में है, औरंगाबाद के आसपास सातवाहन डायनेस्टी के समय डेवलप हुआ, एंड ऑल आर बुद्धिस्ट प्लेसेस, चैत्य और विहार यहाँ पे मिलते हैं। तीसरा सीतनवत्सल, ठीक है, दिस इज आई थिंक सीतनवत्सल तमिलनाडु,
दिस इज अ जैन केव पेंटिंग एरिया। यहाँ पे जैन केव पेंटिंग है। दिस इज अ जैन केव श्राइन लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये जो क्या बोलते हैं, लोकेशन बेस्ड रहते हैं, तो उसके लिए लोकेशन का आप चिंता ना करें, वो हम ऐसे ही प्रोवाइड करवा देंगे आपको लोकेशंस। तो 2 and 3 are correct, 1 is wrong. The answer would be only 2. And I think ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमको देखना रहता है। मेनली जो थीम्स जहाँ-जहाँ से रिपीट हो रही है, जैसे आज भी हमने देखा मेनली संगम से 2 क्वेश्चन आ गए 2023 में, बुद्धिज़्म से 2 क्वेश्चन आ गए, 2 या 3 यदि आप लोकेशन को भी बुद्धिज़्म में काउंट करो, 2 से 3 बुद्धिज़्म से आ गए, जैनिज़्म से 1 आ गया, ठीक है। सातवाहन से 1 आया जो पोस्ट मौर्य टाइम पीरियड का है, संगम से 2 आ गए, है ना। सो दीज आर दी रिपीटेड एरियाज जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड यदि इनको ही करके चले जाओ तो 15 में से यदि मॉडर्न हटा भी दे तो मेडिवल एंशिएंट में कितना हुआ, हमारे 10-12 क्वेश्चन में से 4, 5, 6 तो बनेंगे, है ना। 4-5 भी बन गए तो वो एज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड डे।